कलम और अपिया के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बाबा मोहम्मद जया खान साहब की किताब पिया रंग काला हाजिर है। अगर हमारी कोशिश अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे हजरात यानी पत्थरों अज़-किस्म जवाहरात से बड़ा शगफ रहा है। कीमिया, हिकमत, उलूम खफ़ी और अर्ज़ी व समावी इस्तानती उलूम व अवामल में इनका बाएहतमाम कमो बेश ज़रूर दखल होता है। हजरात जिंदा भी होते हैं और मरे हुए भी, कुछ बदेर जिंदा होने वाले और बहुत से बहुत जल्द मरने वाले भी होते हैं। हर दो किस्म किसी न किसी तौर फ़ाल ज़रूर होते हैं। ये हजरात जहाँ अपना अपना मखसूस रंग रूप, अपने अपने सादो नास, मुहासनो मुआयब, हुजम, औजानो असरात और कदरो कीमत वाले होते हैं, वहीं ये अपने अपने मखसूस मख्फी असरार, आदादी तबखीम, फ़रोई और फ़रारी और अफरोज़ी मुअक्कलात के हामिल भी होते हैं और कुछ खुसूसी तौर पर रूहानी फ़यूज़ और बरक़ात वाले भी हैं। कई एक का जिक्र कुरान पाक और अहादीस में भी मौजूद है। इनके अलावा हिकमतों, कीमिया की किताबों, आसमानी सहीफ़ों, अलवा, वेदों, शास्त्रों और दीगर कई ज़राए से हमें हजरात खास तौर पर शुद्ध पत्थरों की अहमियत और खुसूसियात का अंदाजा होता है। इनमें खुसूसी तौर पे हमा इकसाम रंगो असरात, अकीक, फिरोजा, मरजान, मरवारेद, संगे सितारा, जबरजद, हीरे की 5 अकसाम, अबरकी, सीमाबी, बलोरी, जागी और सहरी, संगे सुलेमान, संगे यशब, संगे मरियम और संगे दाऊदी काबिल जिक्र हैं। आज से बहुत बरस पहले मुझे एक लोह बनाने के लिए सजरी, अलोरी, फिरोजे की बेदाग कच्ची कनी की जरूरत पेश आ गई, जो हुजम और साइज में छोटे मसूर के बराबर हो। तराश खराश से मुबर्रा अबाबील का टपका हुआ आंसू, ऐसा कुदरती दाना कीमती ही नहीं नायाब भी होता है। फिरोजे के थोबे में किसी मुकद्दर वाले के हाथ लग जाए तो लग जाए, वरना किसी को नहीं मिलता। ऐसे नायाब कुदरती तराशे हुए बेदाग बेशकीमत दाने शाज ही कहीं दिखाई देते हैं। चंद एक ऐसे फिरोजों की ज़ियारत मैंने भी की है। एक दाना मलकाए मौसीकी रोशन आरा बेगम के पास था, जो नन्ही सी अंगुश्तरी में जड़ा हुआ था। बकौल उनके ये उस्ताद अब्दुल करीम खान ने उन्हें इनाम में दिया था। दूसरा इशरत जहां बब्बू, पुरानी अदाकारा की नाक में कोके में आवेजा था, जिसे वो जान से अजीज रखती थी। शानूर स्टूडियो में अनवर कमाल पाशा मरहूम की फिल्म कातल के सेट पे इशरत जहां, पाशा साहब, फिल्म स्टार आजाद, नैयर सुल्ताना, इसकी वालदा एमी मेनवाला, इसकी मम्मी और बाई नोमी, तबिया वगैरह खाना खा रहे थे। इशरत जहां बब्बू को आज की नस्ल तो क्या, पुराने लोग भी ठीक से नहीं जानते थे कि वो क्या चीज थी। इसका तुनतना, वकार, शहाना लहजा और रख रखाव इस बला का था कि बड़े बड़े राजे महाराजे इसकी चश्मे इल्तफात के मुंतजिर रहते थे। इसकी गाड़ियां, महल, स्टाफ, लिबास, हीरे जवाहरात और शाहाना ठाठ बाट किसी मलका से कम न थे। इसकी तो जूतियां भी कीमती हजरात से मुज़य्यन होती थीं। खैर बात इसकी नाक की कीली में जड़े हुए अबाबील के आंसू यानी अलवरी फिरोजे की कन्नी की थी। जब जवानी गहनाई, वक्त ने करवट बदली और वो पाकिस्तान आई, तो गुजरी जवानी की तरह इसके बचे खुचे असासों में ये नाक की कील भी थी। वो बड़े ठुस्से से बैठी खाना खा रही थी। दिन का वक्त, बाहर लान में शूटिंग हो रही थी। मेरा अचानक उधर से गुजर हुआ। खलील कैसर मरहूम के एक असिस्टेंट से मेरी अच्छी खासी अलैक सलैक थी। उसने मुझे इशारे से पास बुलाया और कहा, जरा रुको, अभी एमी मेनवाला के डांस का टेस्ट है। वो कराची से आकर अपनी मम्मी और भाई के साथ लाहौर के स्टूडियोज में काम की तलाश में फिर रही थी। इसी दौरान अचानक मेरी नजर बब्बू की नाक की कीली के फिरोजे पर पड़ गई। जरा ध्यान दिया तो फिरोजे वाले भी नजर आ गए। अब कैसी शूटिंग और कौन सी मेन वाला, मैं बावला सा होकर फिरोजे पर नजरें जमा कर खड़ा हो गया। कारीन यकीन फरमाए कि अगले ही लम्हे बब्बू ने मेरी जानब घूर कर देखा जाए तो मेरे अलावा बेशुमार लोग वहाँ खड़े थे, जो सब ही उधर देख रहे थे। मगर मेरा देखना शायद किसी और किस्म का था। वो सिन भी क्या था, कच्ची सी उम्र। इस उम्र में कोई फिरोजे को क्या जाने या समझेगा, फिर इस मखसूस फिरोजे को। लेकिन वही कि मेरे साथ मामला दीगर था। बब्बू का अब खाना पीना गारत हो चुका
था। वो मुसलसल मुझे गुस्से से घूरे जा रही थी। फिर उसने इशारे से मुझे अपने पास आने का कहा। मैं फौरन घूमकर उधर उसके पास पहुंच गया और मुस्कुराते हुए पूछने लगी, नाम क्या है और कहाँ रहते हो? मैं शायद दोनों सवालों के जवाब देना मुनासिब नहीं समझता था। आए बाएं शाई करके मैं खामोश होकर फिर फिरोजे को घूरने लगा। जिद होकर कहने लगी, तुम यहाँ से चले जाओ या हम यहाँ से रुखसत हो लेते हैं। तुमने मेरी नाक में अंगारे से दहका दिए हैं। मैंने रूखे से लहजे में पूछा, मैडम आपने ये फिरोजे की कन्नी कहाँ से हासिल की है? यकीन करें कि बब्बू ने जवाब देने की बजाय वहाँ से उठकर मेकअप रूम में चले जाने को तरजीह दी। तीसरा दाना मैंने अपने बाबा जी के गुलशबू इतरदान के ढकने के अंदर की सतह पे खुदी हुई एक लोह की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बे के नुक्ते की जगह जड़ा हुआ देखा था। इस वक्त रवा में तो कभी पूछने या बिस्मिल्लाह की बे के नुक्ते की जगह ये अलवरी फिरोजे की मौजूदगी जानने समझने की जुर्रत न हुई थी। बाद में जब ये सर पड़ी तो फिर सारी समझें आ गई। चौथी और आखिरी बार खुद मैं इसकी खोज में निकल खड़ा हुआ था। कहाँ जाता, कहाँ से ढूंढता। वो जो शेर है कि न हो तलब तो किसी दर से कुछ नहीं मिलता, जो हो तलब तो दोनों जहां से मिलता है। मेरे लिए एक लो की तकमीलो तरतीब बेहद आम थी। 4 खरे बरस मैंने इसे तरतीब देने और तैयार करने में लगा दिए थे। अगला बरस इसकी तकमील के लिए बेहद साथ था और इसी अगले बरस मुहर्रम में मुझे ये मुकम्मल लो लेकर मूसल इराक जरूर पहुंचना था। इसी अहमियत के पेश नजर मैं इसकी खोज और तलाश में निकल खड़ा हुआ। और तो कुछ न सूझी। मेरे एक देरीना करम फरमा जो एक बहुत नामवर खानदानी हकीम है, पक्के पंजाबी लाहौरिये, अरबी फारसी उर्दू संस्कृत के आलमे अजल, पंजाब यूनिवर्सिटी के पुराने ग्रेजुएट, मुसलमानों से ज्यादा मुसलमान मगर हिंदू हैं। मैं इनके यहाँ दिल्ली पहुँच गया। नई बस्ती निजामुद्दीन एक्सटेंशन में रहते हैं। बेटियां बेटे इंडियन एयरलाइन में बड़े बड़े ओहदों पे थे। ये हकीम साहब खूब मुफ्त हवाई सफर करते रहते हैं। कभी अमेरिका, कभी इंग्लैंड, कभी कहीं, कभी किधर। दुनिया भर में इनके अकीदतमंद और मरीज मौजूद हैं जो इनकी खानदानी वेदक से फायदा उठाते रहते हैं। बेहद मरंजा मरंज मुखलस और जात मजहब मिल्लत से दूर बहुत परे हटकर इंसानियत की पूजा करने वाले। मेरी इनसे दोस्ती की वजह एक तो हिकमत और कीमिया है, दूसरी वजह इनके एक बेहद अजीज दोस्त हैं जो मुंबई के हैं मगर रहते लंदन में। उनका नाम भी मोहम्मद जैया खान है। ये एक से नामों की मुनासबत भी एक वजह दोस्ती है। तीसरी बड़ी वजह ये है कि हम दोनों एक ही पटड़ी के आदमी हैं, दिमाग से खिसके हुए। उन्होंने भी इधर उधर के जितने भी उल्टे सीधे उलूम है घोट कर पी रखे हैं। उनकी कोठी से ज्यादा मतलब लेबॉर्ट्री, तजर्बागात, दवाओं कुश्तों की फैक्ट्रियां, सैरगाह, मेरे जैसे पागल दोस्तों की क्यामगाह, मुआशरागाह, मुशायरागाह, तामगाह वगैरह वगैरह है। वो खुद भी हर सुबह सैर के बाद हजरत निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह और असदुल्लाह खान गालिब के मज़ारात पे हाजिरी देते हैं। और इनकी मुसलमान बुजुर्गों और औलिया अल्लाह से अकीदत का ये आलम है कि वो बाकायदा उर्सों और दिल्ली की तमाम खानकाई तकरीबात में बाएहतमाम शिरकत करते हैं। सब जानते हैं कि ये मुहाशे हिंदू हैं मगर इनमें हिंदुओं वाली कोई बात ही नहीं। खाना पीना, उठना बैठना, मरना जीना सब मुसलमानों जैसा है और इनके साथ है। मैं उनके यहाँ पहुँचा तो बहुत खुश हुए। कहने लगे, बड़े मुनासिब वक्त पे आए हो। मैसूर, बंगलोर, देहरादून और रांची चलेंगे। कुछ मुफर्रदात और जड़ी बूटियाँ चुनकर लानी है और साथ साथ शिकार की तफरीह भी रहेगी। मैंने हाथ जोड़ दिए, कहा महाराज पिछली बार ऊटी और शिमला की तफरीह से मुझे ज़हनी, आसाबी और माली नुकसान पहुंचा था। अभी तक मैं इससे संभल नहीं पाया और फिर इस बार मैं आपके पास एक आम काम से आया हूँ। मेरी राहबरी फरमाएं ताकि मैं अपनी राह पकड़ूं। यार जिंदा सोहबत बाकी। इंशाल्लाह ये मैसूर, बंगलोर वगैरह फिर किसी अच्छे और फारिग वक्त जाने का प्रोग्राम बनाएंगे। मैंने उन्हें बताया कि मुझे हर कीमत पे एक अलवरी फिरोजे की कन्नी चाहिए और वो भी कच्ची सुच्ची।
फट समझ गए, पूछने लगे किसी अक्षर या जंतर की मेंढ में लगानी है या अंगुश्तरी में जड़वानी है, या फिर महाराज मुझे ऐसे ही किसी मकसद के लिए चाहिए। बोले भाई दिल्ली में तो सवाल ही नहीं उठता कि मिल पाए, अलबत्ता अगर तुम मुंबई, लखनऊ या हैदराबाद का चक्कर लगाओ तो शायद कुछ गुन सुन लग जाए, वैसे उम्मीद नहीं। मैंने यूं ही कह दिया जयपुर या अजमेर शरीफ के बारे में क्या ख्याल है। वो सर लाते हुए बोले कुछ कह नहीं सकते, 2 बरस हुए टोंक के एक सराफ के पास देखी थी, वो कोई पैसे वाला गाहक तलाश कर रहा था, मगर कन्नी थी पक्की, रंग उगल कर बन चुकी थी और आपको तो कच्ची तोमड़ी चाहिए। अजमेर चले जाओ, गरीब नवाज सरकार से बात करके देख लो, शायद वहाँ कोई काम बन जाए। मगर न जाने क्यों मैं दूसरे दिन अजमेर की बजाय मुंबई के लिए आज़मे सफर हो गया। मुंबई सोना चांदी, नवादरात, कुंदनी जेवरात और ज्वायरात की बहुत बड़ी मंडी है। हर तरह का देसी विदेशी माल वाफर मिल जाता है। बेचने और खरीदने वाले दोनों मुंबई का ही रुख करते हैं। मोहम्मद अली रोड चले जाओ, मैरीन ड्राइव, जूहू, गेटवे ऑफ इंडिया या फारस रोड, बांद्रा, मोला बख्श तालाब, ट्राम टावर, सुभाष मार्ग, जोहरी बाजार, जवाहर नगर, महम, अंधेरी, जो चाहो खरीदो, जो चाहो बेचो। मुंबई में लाख बुराइयों की एक बुराई ये है कि ये कराची, मद्रास, कोलकाता की तरह इंसान को सर से नहीं बल्कि पांव से पकड़ता है। या फिर जो शहर समुंदर के किनारे आबाद हैं वो सब ऐसे ही होते हैं और मैं किसी को अपने पांव पकड़ने या छूने नहीं देता। हाँ तो कह रहा था कि मैं मुंबई पहुंच गया। यहाँ मेरा क्याम अक्सर शकीला बानो भोपाली के यहाँ दादर में रहता या फिर मोहम्मद अली रोड पे सेठ सलमान खान सूरती के यहाँ हुआ करता था, जिनका लंदन सोहो में भी कालीनों और नवादरात का कारोबार था। इधर मुंबई में भी मैरीन ड्राइव पे एक फकीदुल मिसाल नवादरात का एम्पोरियम है, जहाँ सिर्फ हजरात और हीरे जवाहरात की मसनूआत नुमाइश और फरोख्त के लिए होती हैं। मोतियों के जड़ाओ, जेवरात, कीमती पत्थरों के ज़रूफ, हाथी दांत के बने हुए जेवर, ताजमहल के मॉडल, संगे खारा और संगे असवद के टेलीफोन सेट और दीगर आराइश और जेबाइश, कीमती सामान वगैरह वगैरह। दूसरे लफ्जों में यहाँ ज्यादातर गैर मुल्की नवादरात के शौकीन और ताजर, बड़े बड़े पागल किस्म के दौलतमंद आते हैं जो सिर्फ दौलत खर्च करने के बहाने तलाश करते फिरते हैं। 50,000 की चीज को 2.5 लाख में खरीद कर फख्र महसूस करते हैं, या फिर ऐसे लोग जो किसी खास चीज के मुतलाशी होते हैं। इस एम्पोरियम में बहुत ही खास माल आनी तिजोरियों में होता है जो सिर्फ मखसूस किस्म के गाहकों और साहिबे हैसियत लोगों को दिखाया जाता है। बिलाशुबा लाखों करोड़ों के हीरे जवाहरात यहाँ मखमली थैलियों और खूबसूरत डब्बों में पड़े होते हैं। मेरी मौजूदगी में एक दफा कोई माजूल किस्म का राजा साहब अपनी गैर मुल्की बेगम के साथ तशरीफ लाए। आधे घंटे के अंदर अंदर वो 10 लाख रुपए की खरीदारी करके चले भी गए। अपने लिए उन्होंने हीरे जड़े कफ लिंक्स और उनकी गैर मुल्की बीवी ने अपने लिए हाथी दांत का बना हुआ सिगरेट होल्डर पसंद किया, जिस पे पन्ने, याकूत और नीलम के नगीनों से बना हुआ सांप लिपटा हुआ था। मैंने देखा कि इस सांप की दोनों आंखें अबाबील के आंसू रंग पकड़े हुए अलवरी फिरोजों से जगर जगर कर रही थी। वो इस सांप की आंखों में जड़े हुए फिरोजों को देखे हुए एक जमाना बीत गया, मगर अब भी मेरे जहन के कंप्यूटर में ये मंजर महफूज था। अब मैं इसी उम्मीद पे सेठ सलमान सूरती के फर्जंदे अर्जमंद सेठ मुस्तफा अली सूरती का मेहमान हुआ था कि शायद इनके यहाँ से मुझे मतलूबा फिरोजा मिल जाए या इनकी वसातत कोशिश से मेरा कहीं काम बन जाए। सेठ मुस्तफा अली खान से मेरी पुरानी याद अल्लाह और न्याजमंदाना तलकात थे। जिस जमाने में वो ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में जेरे तालीम थे, अक्सर रात का खाना मेरे साथ ही होता था। वो रात गए तक मेरे साथ इल्मी अदबी गपशप में शामिल रहते। रेस्टोरेंट बंद होता तो वो अपने हॉस्टल चले जाते। फिर ये मरासम तब गहरे हुए जब उन्होंने अपने वालिद सेठ सलमान की रजामंदी के बगैर अपनी एक क्लास फेलो अंग्रेज लड़की से, जो मेरे हाथ पे मुसलमान हो गई थी, शादी कर ली। 3 साल वालिदैन की नाराजगी रही और 2 बेटों की पैदाइश के बाद फिर मेरी ही कोशिशों से वालिदैन से तलकात बहाल हुए थे। हम दोनों पठान थे
और फिर एक खास वजह ये भी थी कि वो मुझसे कभी कभी दीन, दुनिया के मामलात और बखेड़ों में मशवरे की सूरत में इस्तेफादा कर लिया करता था, जबकि हजरात यानी पत्थरों से इश्क हमारे माबैन एक मुश्तरका कदर के तौर पे मौजूद था। शेर व शायरी का लपका और जुमाल पसंदी भी हमारी वजह दोस्ती थी। मुंबई पहुंचकर एक आध रोज थकन उतारने और रस्मी गपशप में गुजरा, फिर मैं अपना मुद्दा जुबान पे ले आया। यार सेठ, मैं इस बार तुम्हारे पास 100% अपने मकसद और गर्ज के लिए आया हूँ। मुझे एक अदद अबाबील का आंसू अलवरी फिरोजा चाहिए, मगर कच्चा, अभी इसकी जड़ न फूटी हो। वो मुझे यूं तकने लगा जैसे मैंने उसे ये कह दिया हो कि मुझे पेरिट मिसाइल चाहिए, मगर वार हेड समेत अभी इसकी पैकिंग भी न खुली हो। आखिर मैंने पूछ ही लिया, क्या बात है? मेरी बात सुनकर तुम मुझे इस तरह से क्यों घूरने लगे हो? उसने मुझे डायरेक्ट सवाल की ज़द पे रख लिया, आप कोई लो तो नहीं बना रहे? चंद एक सानिये तवक्कुफ के बाद मैंने जवाब दिया, हाँ बना रहा हूँ, बल्कि तैयार कर चुका हूँ। अब सिर्फ इसी मतलूबा फिरोजे की जरूरत है, इसके लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वो एक लंबी सी हूं करके फिर मानी खेज नजरों से मुझे तोलने लगा। मैंने उसके इस तरह देखने से जिद होकर कहा, यार क्यों मुझे परेशान करने पे तुले हुए हो? मेरे माथे पे सींग उग गए हैं जो मुझे इस तरह तके जा रहे हो? वो बड़े पुख्ता लहजे में कहने लगा, खान साहब, आपको याद होगा कि मैं, आप और लीड्स के मशहूर एस्ट्रोलॉजिस्ट नजीर चौधरी एक बार ब्रैडफोर्ड से बाई रोड लंदन गए थे। वहाँ एक मुशायरे में शिरकत के बाद हम तीनों मशहूर दस्त शनास मीर बशीर साहब से मिले थे। काफी देर तक आप तीनों के माबैन किसी खास लो पे बात होती रही जिसे मैं समझने से कासिर था, लेकिन तमाम गुफ्तगू मैंने बड़ी दिलचस्पी और इन्हमाक से सुनी थी। चांद ग्रहण, पूरन माशी, नौचंदी, सूरज ग्रहण, चांदी, कांसी, मुर्दा शुतर, बच्चे की खाल, जाफरान, कस्तूरी, लोबान, मछली के जबड़े की हड्डी, सुरमा, अलवरी फिरोजा, रत्ती, लाजोर्द जैसे अल्फाज मैंने कसरत से सुने थे। 2-2.5 घंटे की गुफ्तगू सुनने के बाद मैंने सोच लिया था कि इस मौजू पे मैं आपसे जरूर बात करूंगा। नजीर चौधरी तो लंदन ही में रह गए। हम दोनों बारी बारी ड्राइव करते हुए वापस ब्रैडफोर्ड आए थे। रास्ते में इस मौजू पे गुफ्तगू करना चाहिए, मगर आप बराबर टालते रहे कि फिर कभी सही। मुसलसल 2-3 बरस जस्तजू के बाद मैं खुद ही तंग आकर खामोश हो गया कि जब आप बताना ही नहीं चाहते तो फिर बार बार पूछने से क्या फायदा। बहुत अरसा बाद का जिक्र है कि मैं लंदन ऑफिस में बैठा हुआ था। वालिद साहब अपनी दवा की गोलियां निगल कर लेटे हुए थे। अचानक एक टेलीफोन कॉल आई। कोई शख्स वालिद साहब से बात करना चाह रहा था और ये बताने के बावजूद कि सेठ साहब इस वक्त दवा की गुनूदगी के ज़ेरे असर हैं, वो शख्स वालिद साहब से फौरी बात करने पे इसरार करता रहा। बहालते मजबूरी मैंने वालिद साहब को झंझोड़ कर टेलीफोन उनके कान के करीब कर दिया। उधर से आवाज सुनते ही वालिद साहब जैसे उछल कर चाको चौबंद से उठकर बैठ गए। फिर न जाने क्या जी में आई कि उन्होंने मुझे जल्दी से अपने कमरे में आवेजा एक तुगरा लाने का हुक्म दिया जिस पे या रज़ाक या गफ़ार लिखा हुआ था। जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली किस्त में। अस्सलाम वालेकुम।